इवनिंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग में मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को बतलाया। अभी उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। पहला प्रॉब्लम लेते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M is split up into two parts, a small m and capital M minus a small m, and are then placed at a constant distance small r apart. Find the value of a small m so that the gravitational force of attraction between the two masses is maximum. पूछा है कि कैपिटल M मास का एक मास हमें गिवन है, ठीक है, और वो फिक्स्ड है। उसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, और ये दो टुकड़े तो हम कितने भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दोनों पीसेस को एक सर्टेन सेपरेशन पर रखे जाने पर, एक सर्टेन फिक्स सेपरेशन आर स्मॉल आर पे रखे जाने पर उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो मैक्सिमम हो। तो अब इसके लिए हम मैक्सिमा मिनिमा का कैसे यूज करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है मॉर्निंग में, आप देखोगे कि कैसे वो हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, पहले तो प्रॉब्लम समझ लो ठीक से। मान लो कि 10 किलोग्राम का एक मास हमें गिवन है, उसके दो टुकड़े करने, तो ये दो टुकड़े हम तमाम तरह से कर सकते हैं। जैसे एक 4 किलोग्राम का टुकड़ा, दूसरा 6 किलोग्राम का टुकड़ा कर दिया हमने। अब 4 और 6 किलोग्राम के टुकड़े को हम मान लो कि 1 मीटर की दूरी पर रख रहे हैं, तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एक दूसरे तरीके से इनको तोड़ सकते थे, 3 और 7 किलोग्राम कर सकते थे, हम 5-5 किलोग्राम कर सकते थे सेम सेपरेशन के लिए। ठीक है, और भी ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे, इनफाइनाइट सच पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। ठीक है, तो इन तमाम पॉसिबल फ्रैगमेंट्स में वो कौन से डिवीजन होंगे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन सा पार्टीशन होगा, जिसके लिए गिवन सेपरेशन पर इन दोनों पीसेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो एक काम करते हैं कि इतना तय है कि एक मास अगर स्मॉल m है तो दूसरा मास कैपिटल M माइनस स्मॉल m होगा, क्योंकि टोटल मास को, दोनों टुकड़ों के मास को कैपिटल M होना है। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे दो टुकड़ों के बीच क्या होगा, F इक्वल टू जी एम, एक टुकड़ा मान लो स्मॉल m है, दूसरा टुकड़ा कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन स्मॉल r स्क्वायर हो गया। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, F फोर्स वैरी करेगा। अगर स्मॉल m की वैल्यू को अगर चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग कंडीशंस में, तो F की वैल्यू भी अलग अलग होती जाएगी फॉर द सेम सेपरेशन। ठीक है, तो F y की तरह हो गया, स्मॉल m दूसरा वेरिएबल हो गया जो x की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो एक तरह से इसमें देखो, इस इक्वेशन नंबर 1 में कैपिटल G कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, स्मॉल r कांस्टेंट है, स्मॉल m इधर वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग पार्टीशंस के लिए, अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों मास के स्मॉल m की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, और F भी डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ F y की जगह पर हो गया, स्मॉल m को x की तरह ट्रीट करते हैं। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज, जैसा कि हम जानते हैं, F की वैल्यू मैक्सिमा होने के लिए शर्त निकालनी है। ठीक है, और तब हमें स्मॉल m की वैल्यू कितनी हुई वो फाइंड करनी है। तो F के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए, मैक्सिमम होने के लिए ये जो df अपॉन dm होगा, इसको 0 होना होगा, क्योंकि F m पर डिपेंड कर रहा है। जैसे y x पर डिपेंड करता था तो dy बाई dx को 0 होना पड़ता था, वैसे यहाँ पर df अपॉन dm को 0 होना होगा। तो ये इस इक्वेशन में हमें df अपॉन dm निकालते हैं पहले, ये कितना हो जाएगा। तो तुम देखो, g स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर हो गया, जिसमें कैपिटल M तो कांस्टेंट है, तो जी m अपॉन r स्क्वायर एक पार्ट हो गया इसका, दूसरा टर्म जी स्मॉल m स्क्वायर बाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों अलग अलग टर्म्स को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो जी m अपॉन r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जी m अपॉन r स्क्वायर रहेगा। ठीक है, जी m अपॉन r स्क्वायर मैंने एक साथ ही ले लिया, इसको अलग अलग नहीं किया, जी m अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा टुकड़ा जो है जी एम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो m स्क्वायर चूंकि वेरिएबल है तो उसका पावर वाला रूल लग जाएगा, 2m हो जाएगा, और नीचे में तो 2gm अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, 2g स्मॉल m। तो यहाँ ध्यान देना, g अपॉन r स्क्वायर तो दोनों टर्म में कांस्टेंट हो गया, तो g अपॉन r स्क्वायर तो कैपिटल M माइनस 2m। ठीक है, ये हो गया df अपॉन dm। और मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से चूंकि इसको 0 होना पड़ेगा df अपॉन dm को, तो इसको जब 0 करोगे तो कैपिटल G अपॉन r स्क्वायर तो 0 होना है नहीं, तो यही टर्म कैपिटल M माइनस 2m को 0 होना होगा।
तो जब भी ऐसा होगा तो 2m इज इक्वल टू कैपिटल M होगा और स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाई 2 होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम होना है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करोगे कि दोनों टुकड़ों के मास हमें इक्वल लेने पड़ेंगे। तो टोटल मास तो कैपिटल M है, तो दोनों टुकड़ों के मास जो है आधे आधे यानी कि m/2 हो जाएंगे, कैपिटल M/2। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि हमें अब ये भी कंफर्म होते हैं कि जब dF/dm 0 होता है तो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो ये हम कैसे कंफर्म होंगे कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? तो मैंने बताया था आपको, फिर से आप क्या करो कि डबल डिफरेंशियल करो, d2F/dm2 करो। मतलब कि ये जो dF/dm का ये जो टर्म आया है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं कि उसका साइन क्या आता है। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर तुम देखो Gm/r² जो है ये सब कुछ कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा। G इंटू -2 स्मॉल m/r² का जो डिफरेंशियल होगा वो -2g स्मॉल r हो जाएगा। तो चूंकि माइनस आ रहा है, निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो साफ हम कह सकते हैं कि f जो होगा, f की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू जब m/2 कैपिटल M/2 होगा तो f फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। क्लियर है? एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। For a given perimeter, the area of a rectangle is maximum when it becomes a square. Prove it. हमें साबित करना है कि हमें अगर एक गिवन पेरीमीटर जो है का रेक्टेंगल दे रखा है, मतलब उसकी जो पेरीमीटर है वो अगर फिक्स है, ठीक है, तो ऐसे गिवन पेरीमीटर के लिए हम तमाम रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि पेरीमीटर 10 मीटर का है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 3-3 मीटर लंबाई हो जाए, 2-2 मीटर चौड़ाई हो जाए। जैसे ये टेबल देख रहे हो, 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, ये 2 मीटर चौड़ा हो जाए, तो 3 मीटर ये साइड, 3 मीटर ये, 2-2 4, मतलब 10 मीटर हो गई इसकी पेरीमीटर। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? तो 3 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है इंटू 2, ये कितने हो जाएगी? 6 स्क्वायर मीटर हो जाएगी। लेकिन 10 मीटर की पेरीमीटर के लिए हम और भी सारी पॉसिबिलिटी के रेक्टेंगल्स ले सकते हैं। हो सकता है हम ऐसा करते हैं कि ये एक स्क्वायर ले लेते हैं, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, प्रत्येक साइड लेंथ जो है 2.5 मीटर ईच ले लेते हैं। और भी पॉसिबिलिटी थी। तो अलग अलग पॉसिबल जो लेंथ और ब्रेड्थ के जो रेक्टेंगल्स लिए जाएंगे उन सब की एरिया एक समान नहीं होगी। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि आखिर एक गिवन पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर फिक्स है, अब लेंथ और ब्रेड्थ का कैसा रिलेशन हो उस रेक्टेंगल में कि उसकी जो एरिया है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो कि x लेंथ है, ठीक है, और y विड्थ है उस रेक्टेंगल की। ठीक है, जहां पर x और y के अलग अलग वैल्यूज लिए जा सकते हैं, लेकिन ये जो 2x + 2y जो होगा, जो कि पेरीमीटर है, वो फिक्स है हमारा। तो मान लो कि पेरीमीटर p है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू x + y हो जाएगी। जैसे जानते हो रेक्टेंगल की पेरीमीटर की जो एरिया, पेरीमीटर जो है उसकी वैल्यू p = 2 इंटू x + y होगी, वेयर x एंड y आर लेंथ एंड ब्रेड्थ रेस्पेक्टिवली। अब मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं अलग अलग एक्स वाई वैल्यूज के लिए, जो कि इस रूल नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करते हुए भी जो रेक्टेंगल्स बनाए जाएंगे वो अलग अलग एरियाज के होंगे। तो मान लो कि एक्स और वाई साइड लेंथ वाले कोई रेक्टेंगल्स लिए गए हैं, तो इनकी एरिया कितनी हो जाएगी? तो एरिया की वैल्यू जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, एक्स इंटू वाई होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करते हैं कि y, ये जो 2x + 2y = p है, जिसमें p की वैल्यू कांस्टेंट है, हम चलो p को p ही रहने देते हैं, तो 2x + 2y को हम p लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2y = p - 2x लिखा जाएगा। ध्यान देना, 2y = p - 2x हो जाएगा, तो y = p - 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो p - 2x/2 कर देंगे y की जगह। तो ये जो एरिया = x × y है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल x के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो a = लिखा जाएगा स्मॉल x × p - 2x/2, ये आ गया y की जगह पे। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू इतनी हो गई। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 2 है।
अब ए की वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि एरिया अगर मैक्सिमम होगा तो डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ ए आ गया वाई की जगह पर, एक्स हो गया एक्स की जगह पे, ठीक है। तो फिर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ऐसा हो गया, ये फॉर्मुलेशन है, ये जो तुम्हारा फंक्शन है। तो वैसे ही एरिया बिकम्स ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स को जीरो होना पड़ेगा अगर एरिया को मैक्सिमम होना है। तो डी अपॉन डी एक्स को मैक्सिमम होने के लिए डी अपॉन डी एक्स पहले निकालते हैं। तो इसमें ऐसा करने पर डी अपॉन डी एक्स ये टर्म जो है डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसमें दो टर्म हो जाएंगे, पी एक्स अपॉन टू अब माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू यानी एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो कितना होगा, ये p बाई टू हो जाएगा। पी एक्स अपॉन टू का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, पहले टर्म का x का 1 हो गया तो p बाई टू हो गया, माइनस ये जो 2x स्क्वायर अपॉन टू था जो कि x स्क्वायर हो गया था 2 कट के, तो इसका पावर रूल से तुम्हारा ये माइनस 2x हो जाएगा। तो चूंकि एरिया को मैक्सिमम होना है तो डी अपॉन डी एक्स को जीरो होना होगा, तो p बाई टू माइनस 2x को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से p बाई टू इज इक्वल टू 2x होगा, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू p बाई 4 होगा, यानी कि प्रत्येक साइड लेंथ जो है वो 1/4 ऑफ पेरीमीटर की होगी और प्रत्येक साइड लेंथ इक्वल होगी। और तुम जानते हो कि जब प्रत्येक साइड लेंथ इक्वल होगी तो वो रेक्टेंगल कैसा होगा, तो क्लियरली वो रेक्टेंगल जो है स्क्वायर शेप का होगा, ठीक है, हमने साबित कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11। अब इस फंक्शन की, दिए गए फंक्शन की हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसके प्रत्येक टर्म को। ये हो गया आपका एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो गया 3x स्क्वायर और ये 2 से मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ये 2x और फिर 15 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस 30x हो गया, प्लस 36x का डिफरेंशियल 1 हो गया, कांस्टेंट 11 है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। अब इसमें से देख रहे हो 6 कॉमन हो गया तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया, ये मान लो कि इक्वेशन नंबर 2 है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है इतना आ गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कंडीशन है कि डी वाई बाई डी एक्स को जीरो होना होगा, यानी कि ये जो टर्म है इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा गिवन इसको जीरो होना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जीरो होना होगा, क्योंकि 6 तो जीरो हो नहीं सकता, 6 इंटू इतना है ना, तो इसको जीरो होने पर होने के लिए 6 तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर का जो वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड टर्म है वेरिएबल वाला, तो इसको जीरो होना होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम यू भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये आपका फैक्टराइज होकर के x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो ऐसे दो पॉइंट्स हमें मिल गए, x इज इक्वल टू 2 एक वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 3 आ गई। इन टू वैल्यूज के लिए, इन टू डिफरेंट वैल्यूज के लिए x के क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स जो है जीरो हो जाएगा, यानी कि ये दो पॉसिबल वैल्यूज है जहां पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा और इन्हीं पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पर मिनिमा होगा, ठीक है, और चेक करेंगे। तो इस ऐसा करने से पहले हमें डबल डिफरेंशियल निकालना होगा y का, यानी कि d2y अपॉन dx2 चेक करना पड़ेगा। तो d2y बाई dx2 कितना हो जाएगा, जब dy बाई dx आपका आया है 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, तो d2y बाई dx2 कितना हो जाएगा भाई, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 6x स्क्वायर का डिफरेंशियल ये हो गया आपका 12x माइनस 6 5 या 30, ठीक है, 30x है तो 30 हो जाएगा और 6 6 या 36 होगा तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये टर्म हमारा आ गया कि डबल डिफरेंशियल जो होगा d2y अपॉन dx2 इसकी वैल्यू 12x माइनस 30 हो जाएगी, जो कि इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा गिवन दी जाएगी, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि d2y बाई dx2 की वैल्यू इन दोनों में से किस पॉइंट पर नेगेटिव या पॉजिटिव है, क्योंकि उसके बाद तय होगा कि वो कौन सा पॉइंट जो है मैक्सिमा वाला है, कौन सा पॉइंट मिनिमा वाला है। एट x इज इक्वल टू 2 अगर हम चेक करते हैं तो d2y बाई dx2 की वैल्यू की बात करें तो 12x माइनस 30 जो है 12 इंटू 2 माइनस 30 जो कि 24 माइनस 30 जो कि माइनस x हो जाए, माइनस 6 होगा, और ये माइनस 6 जो है लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है। तो d2y बाई dx2 जब नेगेटिव होगा तो मैंने आपको बताया सुबह में कि वैसी स्थिति में y जो होगा वो मैक्सिमम वाला होगा, वो पॉइंट जो है यानी x इज इक्वल टू 2 पर हमें मैक्सिमम मिलेगा,
याद करो, जब d2y/dx2 नेगेटिव, तो वो पॉइंट जो है जिस पॉइंट पर ऐसा हो रहा है वो पॉइंट मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा, यानी कि x = 2 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो हमें किसकी मैक्सिमम निकालनी है, y की मैक्सिमम फाइंड करनी है। तो देखो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, y की वैल्यू हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा दी जा रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x = 2 की वैल्यू पुट करके देखेंगे y की वैल्यू कितनी आती है, जो भी आएगी वही y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। y मैक्सिमम जो होगा वो आपका 2 इंटू, ध्यान देना x³ है, इंटू 2 का पावर 3 माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11 कर दिया हमने। तो y मैक्सिमम जो है 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 11 = 39 हो गया। तो 39 क्या हो गई, y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आपने देखा कैसे हमने जो सुबह में बताया था मैंने मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट, उसका इस्तेमाल करके हमने y की मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की निकाली। अब देखते हैं x = 3 जो दूसरा पॉइंट है जहां dy/dx हुआ है 0, तो वो पॉइंट जो है मैक्सिमम वाला है कि मिनिमा वाला है। यहाँ एक और बात स्पष्ट कर दूं मैं, एक गिवन फंक्शन के लिए कई पॉइंट मैक्सिमा वाले हो सकते हैं, कई पॉइंट मिनिमा वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो बिना चेक किए हम कुछ भी नहीं कर सकते कि एक मैक्सिमा हो गया तो दूसरे को मिनिमा ही होना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो x = 3 पर d2y/dx2 जो होगा, तो d2y/dx2 की वैल्यू देखो, यहाँ पर ये जो फंक्शन 12x - 30 इसमें पुट करते हैं x = 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 3 अब माइनस 30 हो जाएगा। 12 इंटू 3 माइनस 30, ये 36 माइनस 30 जो कि 6 हुआ, जो कि पॉजिटिव है, 6 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि d2y/dx2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है एट x = 3। तो जाहिर सी बात है कि y की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी एट x = 3। तो y मिनिमम कितनी होगी, तो उसके लिए ओरिजिनल फंक्शन जो है हमारा इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा, उसमें हम x = 3 पुट करते हैं। 2 इंटू x की जगह x का पावर q है तो वहाँ 3 का पावर q करते हैं, माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर करते हैं, प्लस 36 इंटू 3 करते हैं, प्लस 11, और ये वैल्यू आपकी 38 आ जाएगी। तो 38 जो है वैल्यू ये y की मिनिमम वैल्यू हो गई। तो उम्मीद है इस प्रॉब्लम को आपने समझ लिया होगा। रिपीट करके लेक्चर सुनेंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो आपको समझ में आ जाए बार बार रिपीट करने पर। ठीक है, और यहाँ मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 4-5, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, और इन प्रॉब्लम्स को आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।